डॉक्टर साहब, आज जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात इस वक्त जारी है। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हो सकेंगे? नहीं, एक हो जाएंगे, ये एक ही हैं। मतलब आपस में हुकूमत है, दोनों जी। हुकूमत में शामिल हैं। और मामला तो सिर्फ ये था कि काबीना में शामिल होना है नहीं होना, आगे पीछे तो एक मामला हैं, इनका कोई मसला नहीं है ऐसा। और कभी भी लड़ाई नहीं होगी दोनों पार्टियों में। और लड़ाई होगी तो फिर वो एक मशहूर जुमला जो है वो सबके कानों में गूंजता है कि लड़ाई हुई तो बिल्ला आएगा और दूध पी जाएगा। इसलिए जो है लड़ाई नहीं होगी किसी किस्म की। तो बाकी ये है कि बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं, और मुस्लिम लीग नून के भी हैं। ये बजट जो है मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत मुश्किल बजट है, जी। और इसको अवाम में लेके जाना, और फिर अगले माह से जुलाई से इसके जब समरात आने शुरू होंगे, और फिर उसके बाद जब आप IMF के पास जाएंगे इसको मंजूर करवा के, तो क्या होगा, तो ये बजट जो है इसको मंजूर करवाना मुश्किल होगा। इससे कतई नज़र के तहरीक इंसाफ क्या कह रही है या उनके बयानात या बाकी जो मामलात हैं, बजट को मंजूर करवाना एक और अवाम में फिर ये जाना, जबकि और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और मईशत का कोई रोड मैप भी नहीं है। असल बात है कि जो हमारे अकाबरीन इस वक्त हुक्मरान हैं, उनके पास कोई आगे मईशत का रोड मैप नहीं है, सवाए इसके कि वही कहते हैं कि जी IMF है और कोई प्लान बी नहीं है। तो ये तो फिर ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी, ये तो IMF को भेज दें, तो प्लान बी है ही नहीं, तो फिर तो मतलब ऐसे ही है। फिर जो इश्यूज़ हैं रियासत के, मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक माशी प्लान बिल्कुल होना चाहिए, और तवील मुद्दती होना चाहिए, IMF से हट के भी होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ममालिक अपने आप को मुतबादिल प्लान्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि वो सूरत हाल ना बने कि कल को किसी भी किस्म का कोई इशू खड़ा हो, जैसे कि रशिया के साथ यूक्रेन जंग के बाद खड़ा हुआ, तो उनके एसेट्स, उनकी जो तिजारत है वो डॉलर के ऊपर बिल्कुल, जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद हमारे सामने आया था, तो कई मुल्क उससे अलग हो रहे हैं और मुतबादिल करेंसीज की तरफ जा रहे हैं, और ब्रिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो मतलब वो इसीलिए बन रहे हैं कि एक मुतबादिल, देखिए ना, मलेशिया की तरफ से बात आ रही है, सऊदी अरेबिया की तरफ से खामोश बात हुई कि जो मुआहदा रिन्यू नहीं हो रहा, उसकी अगरचे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन वो पेट्रो डॉलर्स की बात चल रही है। तो अब यह है कि मुतबादिल डॉलर राज तो कर रहा है भी और करेगा कुछ अर्से, लेकिन यह कि एक मुतबादिल रास्ता दुनिया तलाश कर रही है अपने आप को कि इस चुंगल से निकाले, और किसी वक्त ऐसा ना हो कि अचानक जना पाबंदियाँ लगें तो उसमें कोई पैरल करेंसी ना हो। तो अब यह है कि ये पाकिस्तान को भी देखना है कि उन्होंने ब्रिक्स में कब जाना है, क्या करना है, नहीं जाना। एक बहुत सामने हमारे खुल के कोई खारजा पॉलिसी के खदोखाल भी आनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर, और हमारे सामने माशी प्लान भी आना चाहिए। सिक्योरिटी का क्राइसिस है, आज भी अगवा हुए हैं कुछ एहलकार, और ये मुख्तलिफ, एक तो सोशल अनरेस्ट है ना, चोरी चकारी और डाका और ये सारा इसमें, लेकिन उससे बढ़ के ये दहशत गर्दी भी दोबारा मौजूद है अभी मुल्क में। तो ये इश्यूज़ हैं रियासत के, बाकी सारे फ़रोई मामलात हैं। अच्छा, नई जंगें छिड़ रही हैं बज़ाहिर, और नए महाज जो हैं वो खुल रहे हैं। ऑलरेडी जो महाज खुला हुआ है यूक्रेन और उसके साथ ही गज़ा में जो मामला है वो थोड़ा सा कुछ ठंडा है इस वक्त। ये मैंने 2-4 रोज़ पहले भी बात की थी कि गज़ा में मामलात कुछ थोड़े से ठंडे हैं, हम आप एक आध स्ट्राइक करते हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो असल मामला है वो है जो लेबनान का। इस वक्त लेबनान में कल सैयद हसन नसरुल्लाह, हिज़्बुल्लाह के सरबराह कहा जाए उनको या सेक्रेटरी जनरल कहा जाए, और उन्होंने कल एक ख़िताब किया, और ये जो ख़िताब था ये इनका मेरा ख़्याल है कि काफ़ी तवील अरसे के बाद उन्होंने बहुत खुल के उसमें बात की। और उसमें सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगर खुली जंग हुई इसराइल के साथ तो उसमें फिर कोई लिहाज नहीं होगा, मतलब उसमें फिर कोई लिहाज नहीं होगा। हैफा की जो
ड्रोन से जो फिल्म्स रिलीज़ हुई थी, हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन भेजा था और हैफा की बंदरगाह और वहाँ पे जो उनका राफेल की जो जहाँ पे आयरन डोम तैयार होता है वहाँ और दूसरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस और पोर्ट और जो बंदरगाह है और जो बाकी तनसीबात हैं, तो वो कंप्लीट उसकी जो फुटेज है वो सारी की सारी हिजबुल्लाह ने जारी भी की थी। तो वहाँ पर उनका ये भी कहना था कि कई घंटों की जो है वो फुटेज भी है और उसमें जो अहम बात थी, उन्होंने कहा कि ये जो है हैफा और तल अवीव दोनों हिजबुल्लाह के निशाने पे हैं और ये बात इसराइल की फ़ौज भी जानती है। इससे पहले जब 2006-07 में जब हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई हुई थी तो हैफा उस वक्त बिल्कुल जद में आ गया था, लेकिन अब तल अवीव भी जद में है और इस वक्त ये मल्टाई फ्रंट कई महाज इसराइल ने अपने भी खोल लिए हैं और ये जंग ख़त्म, अभी जंग बंदी हमास से हो भी जाएगी तो ये लेबनान का जो है ये खुला रहेगा और जो हुतीज़ का है ये एक तवीलुल मुद्दती यहाँ पे एक फ्रंट जो है वो खुला हुआ है जो कि बहर अहमर में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी सैयद हसन नसरुल्लाह की इस तकरीर में, वो उन्होंने कहा कि इसराइल, और पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कब्रस का भी नाम लिया, साइप्रस, और उन्होंने कहा कि साइप्रस अगर दरमियान में आया तो हम साइप्रस को भी टारगेट करेंगे, कब्रस को भी निशाना बनाएंगे। अच्छा, अब जो कब्रस है इसको मैं सिर्फ इसके बारे में ये बात आपसे अर्ज़ करूं कि बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है और उन्होंने, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ये 11वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें अल-अरबिया की, कुछ देर पहले उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोदुलिदस, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मुल्क है कब्रस, वो किसी भी तरह से इस जंग का हिस्सा नहीं है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो, अमन हो, और जो बात की गई है वो उस बात की उन्होंने बहुत ही मतलब नरम लहजे में उन्होंने ये कहा कि हम तो अमन के लिए बात कर रहे हैं और हमारा इससे जंग से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। हिजबुल्लाह के लोगों को यकीन है इस बात का कि वहाँ पे जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल हुई हैं इसराइल की मदद के लिए। अच्छा, कब्रस के बारे में मैं 2-3 बातें बताऊँ। पहली बात तो ये है कि कब्रस जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर जो है एक बड़ा जजीरा मुल्क है, ये यूरोपीय यूनियन में है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली दफ़ा यानी जो हिजबुल्लाह की तरफ से सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक ऐसे मुल्क को निशाना बनाने की बात की जो यूरोपीय यूनियन में है। अगर हम इसका महलो वकूअ देखें तो इसके एक तरफ हमें यूनान नज़र आता है और एक तरफ जो है वो हमें टर्की नज़र आता है, एक तरफ सीरिया, लेबनान और फिर इसराइल है और फिर गज़ा की पट्टी भी है और फिर तो मतलब है कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेडिटेरियन सी में बड़ी आम है। लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, ये शेंगन का मेंबर नहीं है और ये नेटो का मेंबर भी नहीं है। तो यानी इसको, साइप्रस को, ये नेटो का मेंबर भी नहीं है, शेंगन का मेंबर, ईयू का मेंबर है। जो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि यूरोप के अंदर कई वो ग्रुप्स हैं, तो ये उनमें से शेंगन अलग है, ईयू अलग है, तो ये नेटो। अच्छा, और साइप्रस जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत ज़्यादा यहूदी जब आ रहे थे यूरोप से यहाँ फ़लस्तीन के इलाकों में आबाद होने के लिए, तो रास्ते में वो साइप्रस आता था तो वहाँ पर क़याम करते थे। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ज्यूज़ मौजूद हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए। लेकिन दूसरा जो एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि साइप्रस जो है वो यहाँ से, इसको 1960 में आज़ादी मिली, यानी वो तो 1948 में बन गया था ना इसराइल, तो ताल्लुकात बहाल हो गए थे उस वक्त से अच्छे इनके। लेकिन काफ़ी अरसे तक ये रहा कि साइप्रस जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ रहा और एक मरला तो ऐसा आया कि उनकी एक साबिक खातून अव्वल जो हैं वो यासिर अरफात जब ज़ेरे हिरासत थे तो वो आके उनसे मिली, घर पे नज़रबंद थे जब,
तो वो उनसे आके मिली, उसके बाद इसराइल ने उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया था। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि साइप्रस और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। लेकिन 1974 में एक वाक़या ऐसा हुआ जिस वाक़े के नतीजे में, अच्छा यहाँ पे दो, ये ऑटोमन्स के अंडर आए, तो यहाँ पर दो किस्म के आप समझें कि यानी दो किस्म की यानी अब दो आबादियाँ हैं यहाँ पे। एक हैं वो जो यूनान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ग्रीक्स हैं, और दूसरे जो हैं वो टर्की के लोग हैं, यानी टर्की के लोग नहीं, यानी जो टर्क बैकग्राउंड से हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि आज़ादी तो मिल गई, 1960 में एक आइन वगैरह भी लिखा गया, लेकिन साइप्रस यहाँ से बरतानिया चला भी गया, यहाँ पे अपनी कुछ बेसिस लेकिन बरतानिया छोड़ गया, ठीक है, बरतानिया की मिलिट्री बेसिस हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि 1974 में यहाँ खैर एक लड़ाई हुई, वो आइन के ऊपर जो है वो तुर्क जो हैं और उन्होंने टर्की ने इतराज़ किया, उधर से यूनान एक पूरे हिस्से की हमायत कर रहा था, तो फिर यहाँ पे तुर्की ने अपनी फ़ौजें उतार दी और फ़ौजें उतारी, और उसके बाद ये हुआ कि साइप्रस का जो जजीरा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो साइप्रस का जो शुमाली हिस्सा है वो नॉर्दर्न रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो है वो उसको टर्की मानता है, तो साइप्रस के, और जो दूसरा उसका हिस्सा है जनूबी हिस्सा साइप्रस का वो है जिसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, और जो निकोसिया जहाँ का दारुल हुकूमत है। अच्छा, ये तकरीबन 1/3 हिस्सा जजीरे का, 1/3 वो टर्की के पास है। अच्छा, उसको टर्की ही मतलब वहाँ पे मौजूद है, और टर्की ही तुर्की और यूनान के दरमियान जब कशीदगी पैदा होती है तो उसमें बहुत सारे और दीगर मामलात के अलावा ये जो पुरानी तारीख़ है तुर्की और यूनान की साइप्रस के हवाले से, तो वो सामने आती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेडिटेरियन सी के अंदर बहुत बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर हैं, जहाँ पर एमॉस हस्टन जो अभी नुमाइंदा खसूसी हैं जो होके गए हैं यहाँ से, वो बखूबी जानते हैं। अच्छा, वो जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस के जो ज़खायर हैं, वो ज़खायर जो हैं वो साइप्रस, लेबनान, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान वो ब्लॉक्स तकसीम हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके बारे में गज़ा के लोग कहते हैं कि ये तो हमारा है, ये जो है ये इसके ऊपर बाकी मुल्कों ने कैसे आपस में रजामंदी ज़ाहिर कर दी, ये तो जब आज़ाद होगा तो फ़लस्तीन की आज़ादी में जो बहुत सारी रुकावटें रुकावटों से हट के, ये बात पहले भी कह चुका हूँ, वो गज़ा के पट्टी के साथ जो ऑयल फील्ड्स हैं वो हैं। तो अगर ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो ये फिर एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर ऑयल एंड गैस भी होगी। बड़े कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ऑयल एंड गैस है मशरिक़ वस्ता में, और कई मुल्क इनके साथ मामला तय करने के लिए वो मोहताज होंगे कि वो फ़लस्तीनियों के साथ मामला तय करें। तो ऑयल एंड गैस के ज़खायर भी इनके पास होंगे, और इनके पास ज़ाहिर समंदर भी होगा, बंदरगाह भी होगी।